चैप्टर 3 वैदिक पीरियड। जो हमारे देश के हिस्टोरियन हैं उनका मानना यह है कि जो आर्य थे वो इंडिया से दूसरे रीजन में गए हैं, पर जो वर्ल्ड के बाकी हिस्टोरियन हैं उनका कहना है कि जो आर्य हैं वो जो रसिया है उसके नीचे एक यूरेशिया है, वहाँ से उनने माइग्रेट करा और वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में गए। हिस्टोरियन के हिसाब से 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच के समय को आर्य का पीरियड माना जाता है, जिसको वैदिक काल भी कहते हैं अपन। फिर इस वैदिक काल को पढ़ने के लिए इसको दो पीरियड में डिवाइड करा जाता है। पहला अर्ली वैदिक पीरियड और सेकंड लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड को 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में एस्टिमेट किया जाता है, और जो लेटर वैदिक पीरियड है उसको 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में एस्टिमेट करते हैं। अब इसमें वो मानते यह क्यों है कि जो आर्य हैं वो यूरेशिया से यहाँ पे आए हैं, उनके लिए वो कुछ प्रूफ करते हैं, जैसे इत्ती का इंस्क्रिप्शन बताते हैं, कसस्ती इंस्क्रिप्शन बताते हैं, मिथानी इंस्क्रिप्शन जो इराक और सीरिया और एनाटोलिया में। अगर भविष्य में कोई ऐसा एविडेंस मिलता है जिससे पता चलता है कि आर्य इंडिया से दूसरे देशों में माइग्रेट हुए थे, तो जो हिस्ट्री है वो अपनी चेंज हो जाएगी। लेकिन अभी तक जिस हिसाब से जो एविडेंस है उसके हिसाब से क्या मानते हैं कि आर्य यूरेशिया से और यूरेशिया से अलग अलग कंट्रियों में माइग्रेट करे। जैसे जैन अवेस्ता एक ईरान का सबसे पुरानी किताब है ईरानी, उसके अंदर भी अपने जैसे इंद्र भगवान और वरुण भगवान जैसे के सेम टू सेम नाम मिलते हैं। और वैदिक काल के बारे में मेनली अपन को जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है ऐसा मानते हैं। सबसे पहले भाषा का आविष्कार भी वैदिक काल में ही हुआ। जो ऋग्वेद है उसमें टोटल 10 मंडल हैं और उसमें 1028 हाइम्स है। हाइम्स मतलब श्लोक हैं। जो मंडल 2 से लेकर 8 तक हैं उसको सप्तऋषि मंडल कहते हैं, और वो सबसे पुराने मंडल हैं। लेकिन जो पहला और 10वां मंडल है वो सबसे लेटेस्ट है, सबसे यर्ली लिखा गया है। और जो 10वां मंडल है वो थोड़ा फेमस है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें दुनिया के क्रिएशन के बारे में दिया है। क्रिएशन के साथ साथ उसने जो 4 वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके बारे में भी डिस्क्राइब किया है। और जो 3rd मंडल है वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र लिखा गया है। गायत्री मंत्र वो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यह मंत्र भी 3रे मंडल में है ऋग्वेद के। जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इस काल की वो अपन को मेनली सामवेद, अजुर्वेद और अथर्ववेद से मिलती है। जो ब्राह्मणास है, ब्राह्मण्स मतलब कि कोई भी रिचुअल है उसको कैसे परफॉर्म किया जाएगा उसका लेबोरेट डिस्कशन ब्रह्मास में है। और अरण्यक मतलब वो ऐसी किताबें हैं जैसे पहले शिष्य गुरु के साथ जंगल में पढ़ने जाते थे तो वो जंगल में जो चीज लिखते थे और वो ब्राह्मण्स का कंक्लूडिंग पार्ट है, लेकिन उसको जंगल में पढ़ रहे शिष्यों द्वारा लिखा गया है। जो जंगल में शिष्य पढ़ते थे उनके द्वारा लिखा गया है। और जो उपनिषद है, उपनिषद को अपन वेदांत भी बोलते हैं क्योंकि जहाँ पे वेदों का अंत होते हैं। उपनिषद क्या है? एक फिलोसफिकल टेक्स्ट है जो अपन को फिलोसफी के बारे में बताते हैं। जैसे जो वेद है उसमें काय बलि के ऊपर, सेक्रीफाइस के ऊपर ज्यादा बल दिया है, लेकिन उपनिषद में फिलोसफी का डिस्कशन किया है। जैसे आदि शंकराचार्य ने कहा था कि जो सबसे पहले आर्य आए वो सिंधु के एरिया में जो 7 रिवर है वहां पे सेटल्ड हुए। जैसे आपको मैप में दिख रहा होगा, इस वाले एरिया में उन्होंने सबसे पहले अपना सेटलमेंट किया। इस वाले एरिया में वो सबसे पहले रहे। उसके बाद जो आज अपने यहाँ पे रिवर है उसको वैदिक काल में डिफरेंट नाम से मेंशन किया है। जैसे जिसको अपन सिंधु बोलते हैं इंडस, उसको इंडस को जो सिंधु है उसको सिंधु ही बोलते हैं। और जो झेलम है उसको वित्सा बोलते हैं, चिनाब को अक्षिणी, रवि को पौरुषणी, व्यास को बिप्सा और सतलुज को सतुंद्री। और जो सरस्वती नदी है वो अभी बहुत सारी जगह से डिस्पेयर हो चुकी है, मतलब गायब हो चुकी है, और कुछ कुछ जगह पे उसका भाव है। और जो रीजन है आज के समय में अपन एस्टिमेट करें उनका रीजन तो पंजाब, अफगानिस्तान वाला एरिया और हरियाणा, मेनली इस साइड पे जहाँ पे नदियों का भाव था वहां पे इनने सबसे पहले अपना सेटलमेंट किया। जो सिंधु है, सिंधु और जो सरस्वती नदी है, जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी यहाँ पे वैसे तो अब थोड़ी गायब हो गई है,
लेकिन जो सरस्वती नदी और सिंधु नदी है, सरस्वती नदी सबसे ज्यादा मेंशन की गई है ऋग्वेद में, और जो सरस्वती नदी है उसका होली मतलब कि उसका धार्मिक महत्व है ऋग्वेद के अंदर, ठीक। उसको ब्रह्मवर्ता भी बोलते हैं। और हिमालय के बारे में जानकारी है हिमवंत, और जो आर्य हैं वो पूरे एरिया को अच्छे से जानते थे। उन्होंने अपने साथ वो रथ लाए थे। बोला सोसाइटी के बारे में, ऋग्वेद की सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। वहाँ का समाज कैसा था ऋग्वेद के समय पे। जो ऋग्वेद है, जैसे आज अपन पॉपुलेशन जनता जनता बोलते हैं, इसी प्रकार से उस समय में जनता को जनास बोला जाता था। जो आर्यन थे, जो उनकी सोसाइटी थी, वो मेनली दो चीजों में डिवाइड थी, एक आर्यंस और दूसरे नॉन आर्यंस। जो दसास दासास मतलब कि कुछ आर्य जो पहले आ गए, मतलब वो एक साथ ही नहीं आए, वो छोटी छोटी क्वांटिटी में करके उनने माइग्रेशन करा। जो सब पहले आ गए थे आर्यन, उनको दासास बोलते हैं। और दस्यूस को एकदम, दस्यू बोले तो जो यहाँ की लोकल ट्राइब थी। जो आर्यन थे वो सॉफ्ट थे दासास के प्रति और हॉस्टाइल थे दस्यूस के प्रति। ऐसा कोई शार्प डिस्क्रिमिनेशन नहीं था सोसाइटी में उस समय पे। और जो वर्ण व्यवस्था थी वो एकदम फ्लेक्सिबल थी। पहले जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था नहीं थी, पहले थी काम के आधार पर। और कोई अपना वर्ण काम चेंज करके वर्ण भी चेंज कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे यह बाद में जाके जन्म के आधार पर बन गई। जो वुमेन की पोजीशन थी, कंडीशन वो अच्छी थी वो, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ उनकी कंडीशन थोड़ी डिक्लाइन होने लगी थी। उनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं लेने दिया जाता था। फिर पहले जैसे गोत्र, आज गोत्र से अपन क्या समझते हैं, अपनी आइडेंटिटी, अपने कुल की, अपने पूर्वजों की आइडेंटिटी, क्योंकि सेम गोत्र वाले से अपनी शादी नहीं होती। लेकिन पहले गोत्र बोला जाता था। जैसे अपन गैया बांधते हैं गांव में, घर के पीछे बाड़ा होता है, सार होता है, पहले सार और जो बाड़ा रहता है उसको गोत्रा बोलते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अपनी जो पहचान है गोत्रा बन गई है। जैसे बाद में जाके छुआछूत भी चालू हुआ। जैसे ऋग्वेद में 3 नाम मेंशन किए गए हैं, निषाद, चंडाल एंड शाहवाकर। इन तीनों को अनटचेबल बताया है उसमें। और जो गोहा जो गेस्ट है उसको गोहान बोलते हैं, मतलब काउ किलर। वैदिक काल के समय वुमेन की कंडीशन अच्छी थी। जैसे कुछ महिलाओं का नाम मिलता है, जैसे घोषा, सिक्ता, निवारी एंड अपाला। जो ऐसी महिला है जिन्होंने ऋग्वेद में अपना कंट्रीब्यूशन किया है। चाइल्ड मैरिज और सती नहीं थी ऋग्वेद के समय पे, लेकिन विडो रीमैरिज थी, जिसको नियोग के नाम से जानते थे। जो मरता था उसके भाई से उस महिला की शादी करा दी जाती थी। वो इसलिए करते थे क्योंकि वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते थे। नियोग को एक नेगेटिव एक्टिविटी कंसीडर करते थे वैसे सोसाइटी में, लेकिन तब भी विधवा का पुनर्विवाह होता था। जो मेल थे, ऊपर 3 वर्ण के लोग हैं, उनको दिवजा बोलते थे। उपनयन मतलब जनेऊ रहता है, और जो पूजन पाठ की ड्रेस रहती है वो सिर्फ ऊपर के वर्ण के, जो 3 वर्ण है ऊपर के, उनके लोगों को पहनने की आजादी थी। वैदिक काल में गैम्बलिंग और चैरिट रेस फेमस थी। जैसे आज अपने यहाँ पे क्रिकेट फेमस है, उसी प्रकार से पहले गैम्बलिंग, जैसे युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए थे, चौपर बोलते हैं जिसको, जुआ एक प्रकार से, वह चैरिट रेस। जैसे आज अपने यहाँ पे बाइकों की रेस होती है, रेसिंग बाइक चलती है, कार की रेस होती है, उसी प्रकार से वो रथ की रेस करते थे। रथ बोले तो जिसपे घोड़ा लगा रहता है। और वैदिक काल में 2 ड्रिंक का मेंशन है, एक सोमा एंड सूरा। सोमा बोले तो जो पूजन पाठ करते थे तब सोमा पीते थे, एक प्रकार से भांग। और सूरा को सोसाइटी में नेगेटिव वे से देखा जाता है। सूरा मतलब दारू एक प्रकार से। जो वेल्दी पर्सन, पैसे वाला आदमी रहता है, उसको गोमत बोलते थे। उसकी बेटी को द्वित्री बोलते थे, विच मीन्स वन ऑफ द मिल्क ऑफ काउ। मतलब उस समय गाय का इतना महत्व था, उसके दूध का भी बहुत महत्व था। इसलिए जो अमीर आदमी की बेटी है उसको दूध से कंपेयर करा है। जब अमीर आदमी की बेटी से आपकी शादी होगी तो आपके घर में पैसा आएगा। इसी प्रकार से जो गाय का दूध है वो इतना इंपॉर्टेंट था कि उसको एक लड़की से उनने कंपेयर कर दिया। सती और चाइल्ड मैरिज वैदिक काल के समय नहीं थी। जो गोत्रा है, 4 व्यवस्था थी, वो तो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र बोले तो नीचे जात के, एकदम ही नीचे जात के। और जो वैश्य हैं उसको बोलते थे व्यापारी। लेकिन धीरे धीरे चेंज हुए जब दूसरे धर्मों का राइज हुआ। पर पुरुषार्थ बताया गया है वेद में
व्यक्ति के लिए पुरुषार्थ मतलब कि ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचार्य मतलब एक स्टूडेंट की लाइफ जो सिर्फ नॉलेज के लिए वो ब्रह्मचार्य का पालन करे। गृहस्थ, गृहस्थ मतलब बच्चे और पैसा कमाना। जब आप बड़े हो जाओगे, आपकी शादी हो जाएगी, तब आपके सिर्फ दो ही वो बचेंगे, वो बोलते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और फिर मोक्ष। मोक्ष मतलब कि आप वन में चले जाओ और जब आपको एकदम मुक्ति मिल जाए तो आप संन्यास ग्रहण कर लो। यह 4 बताए गए हैं, पुरुषार्थ हैं। अब ऋग्वैदिक पीरियड के पॉलिटी सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। जो जनास हैं उनका हेड होता था राजा। राजा को पुरोहित, ग्रामनी, सेनानी और कुछ बड़े लोग मिलकर पद ग्रहण करवाते थे, जिसको अपन बोलते हैं राजाभिषेक करवाते थे। और जो सभा है, समिति है, ऐसे कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आज अपने यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे गांव मिलकर एक तहसील बनाते हैं और बहुत सारी तहसील मिलकर एक जिला बनाते हैं और बहुत सारे जिले मिलकर एक प्रदेश बनाते हैं और प्रदेश मिलकर क्या बनाते हैं, देश बनाते हैं। इसी प्रकार से उस समय पे भी विषय, बहुत सारे विषय हैं वो कुल बनाते थे और कुल हैं वो ग्रह बनाते थे। और इसी प्रकार से उनका एक पॉलिटिकल सिस्टम था। जो कुल का हेड होता था उसको कुलपति बोलते हैं और जो ग्रह का हेड होता है उसको ग्रहपति बोलते हैं। और जो गाय रखने की जगह है उसको गुना बोलने लगे। और जब गाय के लिए युद्ध होता है तो उसको गविष्टि बोलते हैं। जब ग्रुप ऑफ क्लास मेड अ ग्राम एंड ग्राम वाज हेडेड बाय ग्रामनी। जो जनास हैं वो बाद में जाकर जनपद में डिवाइड हो गए, जैसे मगध है, हस्तिनापुर है, इंद्रप्रस्थ है, ऐसे जनपद बन गए। जो कुछ राजा हैं वो अपनी अथॉरिटी है वो साबित करते थे दूसरे राजाओं के ऊपर और सैक्रिफाइस करते थे। बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ। और इन यज्ञ में जो प्रीस्ट रहता था उसको दक्षिणा दी जाती थी। ज्यादातर दक्षिणा गाय के रूप में रहती थी। जैसे आज अपने यहाँ पे प्रधानमंत्री है, उसको देश चलाने के लिए एक मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टरों की जरूरत पड़ती है। पूरे बहुत सारे मिनिस्टरों की जरूरत पड़ती है, इकोनॉमिक मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सिक्योरिटी मिनिस्टर, इस प्रकार के मिनिस्टर की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से पहले के राजा क्या रखते थे, रत्न रखते थे, 12 रत्न, वो भी अलग अलग काम करते थे। और जैसे आज अपने यहाँ पे मिनिस्टर है, एक प्रधानमंत्री हेड है, उसी प्रकार से वहां पे राजा हेड होता था और जो जो उसके रत्न थे वो मिनिस्टरों की तरह काम करते थे, बाकी मंत्रियों की तरह काम करते थे। और उस समय कोई स्टैंडिंग आर्मी वगैरह के प्रूफ नहीं थे, वो जना से वो अपनी आर्मी लेते थे। अब वैदिक काल की इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं। जो वैदिक काल के लोग थे वो मेनली पेस्टोरल थे और जो एग्रीकल्चर था उनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। वैदिक काल में लोगों के पास खेती का बहुत अच्छा नॉलेज था। सब कुछ वहां पे मेंशन है ऋग्वेद के अंदर कि वो कैसे खेती करते थे। और जो बीज रहता है जिसको अपन अनाज बोलते हैं, जो दाना रहता है बोने वाला, उसको वो यावा के नाम से प्रोड्यूस करते थे। अब अपन ऋग्वेदिक काल की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। जो ऋग्वेदिक काल के लोग थे वो मेनली पेस्टोरल थे, एग्रीकल्चर उनकी सेकेंडरी एक्टिविटी थी और उनको बहुत अच्छा नॉलेज था एग्रीकल्चर के बारे में। जो बीज रहता है बोने वाला उसको वो यावा बोलते थे और जो राजा को गिफ्ट देते थे अपने मन से ही, जो भी एग्रीकल्चर का सरप्लस होता था वो राजा को थोड़ी मात्रा में गिफ्ट के रूप में देते थे लोग बाग, उनको खुश करने के लिए, उसको बलि बोलते थे। और ऐसा कोई टैक्स का सिस्टम नहीं था, ना कोई टैक्स कलेक्ट करने वाला ऑफिसर था, ना कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं था टैक्स कलेक्ट करने वाला, ना करेंसी थी, ना वहां पे कॉइन के कोई अपन को एविडेंस मिले हैं। लेकिन जो गोल्ड है उसका टुकड़े को निष्का बोलते हैं, वो कई जगह पे वेद में मेंशन है। और जो लोहा है उसको श्याम अयस्क और कृष्णा अयस्क बोलते हैं। और जो जंगल है उसको वो आग लगा के और कुल्हाड़ी के द्वारा साफ करते थे और उन्होंने अपना एग्रीकल्चर इंक्रीज किया। वो मेनली राइस और वीट को बोते थे और ज्वार को, लेकिन फिर उनने धीरे धीरे चीजों को बढ़ाया। और जो बलि है राजा को दिया जाता था सम्मान के रूप में, गिफ्ट के रूप में, वो 16 से 112 के बीच में रहता। जब कॉइन नहीं थे वहां पे तो वहां पे बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम बोले तो वस्तु विनिमय। जैसे आप मटका बनाते हैं और मैं किसान हूं, तो आप मुझसे बोलेंगे कि मैं आपसे मटका ले लूं और आपको इसके बदले अनाज दे दूं, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। जैसे हरियाणा और पंजाब में जब कुछ साइडों की खुदाई हुई तो वहां से अपन को कॉपर के हथियार मिले हैं। जैसे मेटल है उसको धातु बोलते हैं और वो वैदिक काल में उसको अयस्क बोलते थे।
ऐसा मानते हैं कि जो लोहा है वो ज्यादा मात्रा में वो नहीं जानते थे। और वहां से अपन को PGW मतलब जो मटके रहते हैं पेंटेड ग्रे वेयर कलर के मिले हैं। और जो अपना सहामंता और कृष्णला, ऐसा मानते हैं कि जो कॉइन है कई जगह पे मेंशन है, पर इनके कोई आर्कोलॉजिकल अपन को एविडेंस नहीं मिले हैं। जैसे अपन मार्केट में जाते हैं तो अपन को सुनार की दुकान मिलती है, वो इलेक्ट्रिशियन की दुकान मिलती है, जूस वाले की दुकान मिलती है, ऐसे अनेक प्रकार की दुकानें मिलती हैं। उस समय पे भी कारपेंटरी, वीविंग, लेदर वर्किंग, ज्वेलरी मेकिंग, डाइनिंग, पोएट्री मेकिंग, ग्लास होल्डर्स, बंगल्स मेकिंग, चूड़ी बनाने वाला, इन सब की दुकानें भी उस समय पे मौजूद थी। इनके एविडेंस भी अपन को मिलते हैं, जैसे हंटिंग, कारपेंटिंग, टैनिंग, वीविंग, रथ को बनाना, मेटल स्मेल्टिंग, जो मेटल है उससे अलग अलग हथियार बनाना, रथ को बनाना, और घोड़े हैं उनके जो लगता है पैर में बैठने वाली चीजें बनाना। इस प्रकार की एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी वैदिक काल में थी।